हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। श्याम फेरा मेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने हमारे ब्लड प्रेशर की बात की थी। ब्लड प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर होता है हमारा जो भी हमारा ब्लड फ्लो के दौरान हमारी आर्टरी पर ब्लड के द्वारा लगने वाला जो प्रेशर होता है, जो फोर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं दोस्तों। ब्लड प्रेशर फिर हमने पढ़ा था कि कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है सिस्टोलिक बीपी और एक होता है डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी में हमने पढ़ा था कि सिस्टोलिक बीपी वो मैक्सिमम वैल्यू होती है या वो मैक्सिमम पॉइंट होता है जहाँ पे आर्टरी का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसके दौरान? सिस्टोल के दौरान। जब भी हमारे हार्ट के जो वेंट्रिकल होते हैं, हार्ट के जो वेंट्रिकल हमारा क्या करते हैं, सिस्टोल करते हैं। तो सिस्टोल के दौरान हमारी आर्टरी पर लगने वाला मैक्सिमम प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी डायस्टोलिक बीपी की। डायस्टोलिक बीपी क्या होता है? वेंट्रिकल्स के डायस्टोल के समय, क्या वेंट्रिकल्स के डायस्टोल के समय लगने वाला आर्टरी की दीवारों पर प्रेशर, मिनिमम प्रेशर कितना होता है? 80 ml, 80 mm ऑफ Hg। ठीक है दोस्तों, 80 mm ऑफ Hg। तो वेंट्रिकल के डायस्टोल के दौरान, मतलब कि रिलैक्सेशन के दौरान आर्टरी की दीवारों पर लगने वाला ब्लड प्रेशर कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg। वो क्या होता है? डायस्टोलिक बीपी होता है दोस्तों। जो ब्लड फ्लो की मिनिमम जो वैल्यू होती है वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन के दौरान आर्टरी की दीवारों पर लगने वाला मिनिमम प्रेशर क्या होता है? हमारा डायस्टोलिक बीपी होता है दोस्तों। उसके बाद में हमने बात की थी बीपी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सेंट्रल फैक्टर होते हैं और पेरिफेरल फैक्टर होते हैं। सेंट्रल फैक्टर में हमारा आता है कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट। दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके? बीपी के। बीपी के क्या होते हैं? दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और हार्ट रेट बढ़ेगी तो हमारा बीपी भी बढ़ेगा दोस्तों। एक्सेप्ट डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग, शोक, इन सब कंडीशन में क्या होगा? उल्टा होगा। अगर हमारा डिहाइड्रेशन है, वोमिटिंग है, डायरिया है, शोक है, इन कंडीशन में, अगर इन कंडीशन में क्या होगा? हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट की वर्कलोड ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा और बीपी हमारा क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल है उनमें ब्लड फ्लो कम होगा दोस्तों, फ्लूइड लॉस के कारण। तो इन सब कंडीशन में हमारा एक्सेप्शन होगा दोस्तों, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा बीपी किसके? कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट के। उसके बाद में हमने बात की थी पेरिफेरल। पेरिफेरल पार्ट में हमने बात की थी जो ब्लड वेसल है उसमें हमारा ब्लड वेसल की कॉन्ट्रेक्शन हो गई, डायलेशन हो गई, ब्लड वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी हो गया। इन सब के रिगार्डिंग हमने बात कर ली थी कि बीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद में हमने फिजियोलॉजिकल वेरिएशन पढ़ा था। एज, सेक्स, आफ्टर मील, आफ्टर एक्सरसाइज, उनके दौरान कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ जाएगा। स्लिप स्लिप और रेस्ट में हमने क्या पढ़ा था? बीपी डाउन हो जाएगा। उसके बाद में हमने पैथोलॉजिकल कंडीशन पढ़ी थी दो, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन में अगर मोर देन 140/90 हो जाता है हमारा बीपी, कितना? मोर देन 140/90 ऑफ Hg के अब वो हमारा बीपी हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर लेस देन कितना हो जाता है? लेस देन 100/60 हो जाता है तो हम उसको किस में काउंट करते हैं? हाइपोटेंशन में। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कल पढ़ लिया था। एक चीज और ऐड कर लीजिएगा उसमें कि हमारे ब्लड प्रेशर को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? रेगुलेशन मेंटेन करती है दोस्तों। बीपी अगर बढ़ रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगी? कम करेगी। तो वो कौन कौन से पार्ट होते हैं हमारी बॉडी में जो बीपी को मेंटेन करते हैं? तो पहला पार्ट आता है उसमें हमारा, कौन सा पार्ट आता है पहला? बीपी रेगुलेशन। बीपी रेगुलेशन में हमारा पहला पार्ट आता है नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम में हमारा कौन सा पार्ट होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ओब्लागेटा।
मेडुला ओब्लांगेटा में हमारा होता है वेसोमोटर सेंटर। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा हमारा बीपी है जो कंट्रोल किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। इसके बाद में एक और सिस्टम होता है जैसे रीनल सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, रीनल सिस्टम के द्वारा भी हमारा क्या किया जाता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है। कैसे किया जाता है, अगर हमारे ब्लड फ्लो ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उसको रीनल के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है यूरिन के थ्रू, और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। इसमें कुछ एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, उनका यूज करके स्टिमुलेशन भेजा जाता है ब्रेन पे, और एल्डोस्टेरोन और एडीएच वो रिलीज किए जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। तो ये थी हमारे दो रेगुलेशन ऑफ बीपी की बात। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारे पूरे ब्लड प्रेशर की बात। ब्लड प्रेशर को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। क्या होता है, स्फिग्नोमेनोमीटर होता है। और ब्लड प्रेशर की हमारी नॉर्मल वैल्यू हमने बताई थी 120/80 होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गई प्रीवियस टॉपिक की बात। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईसीजी। ईसीजी बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो आज हम पढ़ेंगे ईसीजी। ईसीजी होती क्या है। ठीक है दोस्तों, कभी भी हम कोई भी हमारे जो बीमारी होती है, हमारे बीमारी होती है शरीर में, हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या प्रिस्क्राइब करता है कि जाओ ईसीजी करवा लो। ईसीजी सबसे ही आसान और सबसे ही मतलब सस्ता जो प्रोसीजर होता है वो ईसीजी होता है, तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है। तो सबसे पहले जो भी जांच होती है हमारी ईसीजी होती है, हार्ट से रिलेटेड। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ईसीजी में हमारा पहला पॉइंट है कि ईसीजी पहली बात तो होती क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो भी हमारे हार्ट की एक्टिविटी होती है, जो भी इम्पल्स जनरेट होते हैं हमारे हार्ट में, उन सबको रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है, ईसीजी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो फादर ऑफ ईसीजी, ईसीजी की खोज किसने की थी, फादर ऑफ फादर ऑफ ईसीजी कौन है, विलियम एंथम। फादर ऑफ ईसीजी कौन है दोस्तों, विलियम एंथम है। इसके बाद हम ईसीजी में चर्चा करते हैं कि ईसीजी में कितनी लीड्स होती है। ईसीजी में आपने देखा होगा, ईसीजी में बहुत सारी लीड लीड जो होती है चेस्ट पे लगाई जाती है, हाथों में लगाई जाती है, पैरों में लगाई जाती है। तो टोटल कितनी लीड होती है दोस्तों, टोटल होती है हमारे 12 लीड। लीड की बात करें ईसीजी लीड की, ईसीजी होती है टोटल 12 लीड। कितनी लीड होती है, 12 लीड होती है दोस्तों। 12 लीड में से कुछ होती है हमारे चेस्ट लीड। क्या होती है, चेस्ट लीड। और कुछ होती है हमारे लिम्ब लीड, जो कि हमारे हाथों और पैरों में लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कुछ होती है हमारे चेस्ट लीड और लिम्ब लीड। चेस्ट लीड की बात करें तो इसमें आती है हमारे 6 लीड। 6 लीड होती है चेस्ट लीड पे। एक इस साइड लगाई जाती है, इस साइड लगाई जाती है, और 4 जो लीड होती है वो इस साइड यू शेप में लगाई जाती है दोस्तों, हमारे हार्ट के नीचे की साइड। ठीक है, तो इसमें आती है V1, V2, V3, V4, V5 और V6। 6 तरीके की लीड होती है इसमें। ठीक है, इनको बोलते हैं हम चेस्ट लीड। लिम्ब लीड की बात करें तो लिम्ब में दो तरह की लीडें होती है लिम्ब लीड में। पहली होती है हमारी बाइपोलर लीड। कौन सी होती है दोस्तों, बाइपोलर लीड होती है। दूसरी लीड की बात करें तो इसमें दूसरी कौन सी होती है, यूनिपोलर लीड होती है। ठीक है दोस्तों, बाइपोलर लीड और यूनिपोलर लीड। बाइपोलर लीड की बात करें तो ये हमारी होती है ट्रायंगल शेप में। ठीक है दोस्तों, चेस्ट लीड की बात हो गई, देख लीजिएगा आप, इसे मैं साफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, बाइपोलर लीड की बात करते हैं तो ये होती है हमारी कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप में।
ठीक है, इस तरीके से होती है। ये होती है हमारी राइट आर्म की साइड, राइट आर्म की साइड। ये होती है हमारी लेफ्ट आर्म की साइड, और ये होती है हमारी लेफ्ट लेग। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो लीडें लगाई जाती है वो हमारी किस में आती है, बाइपोलर लीड में। इसमें आती है लीड 1, लीड सेकंड और लीड थर्ड। 3 तरह की इसमें लीड होती है। फर्स्ट लीड जो होती है वो हमारी होती है राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की ओर, उसका डायरेक्शन होता है। कहाँ लगती है, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म। दूसरी जो लीड होती है वो कहाँ होती है हमारी, उसकी डायरेक्शन राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ होती है। कहाँ होती है, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ होती है। सॉरी, राइट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ होती है। ठीक है, सेकंड जो लीड होती है उसकी हमारी राइट आर्म से लेफ्ट लेग लेग की तरफ डायरेक्शन होती है। और जो थर्ड वाली जो लीड है वो होती है हमारी लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ, लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे बाइपोलर लीड के बारे में। पहली होती है ट्रायंगल शेप, किस तरीके से बनता है, यहाँ से राइट आर्म से लेफ्ट आर्म फर्स्ट लीड, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म फर्स्ट लीड, राइट आर्म से लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग कौन सी हो गई, सेकंड लीड, और राइट आर्म से सॉरी लेफ्ट आर्म से लेफ्ट लेग कौन सी हो गई, थर्ड लीड हो गई दोस्तों। यूनिपोलार की बात करें तो यूनिपोलार में होती है हमारी एवीआर, एवीआर होती है, और एवीएल होती है, और एवीएफ होती है। ठीक है, इसमें भी 3 तरह की लीड होती है। ये होती है हमारी राइट आर्म पे, एवीआर होती है हमारी राइट आर्म पे, एवीएल होती है हमारी लेफ्ट आर्म पे, और एवीएल होती है हमारी लेफ्ट लेग पे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसमें 3 3 6 और 6 जो हमारी चेस्ट लीड थी, टोटल कितनी होती है, 12 लीड होती है। तो ये हो गई हमारे लीड्स की बात जो कि ईसीजी में यूज होती है। उनके हमने साइट के बारे में बात कर ली है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीड लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे लीड्स की बात। अब हम इसमें कुछ 3 तरह की टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, कुछ टर्मिनोलॉजी है ईसीजी से रिलेटेड, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, ईसीजी में होता है एक तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, पहली टर्म। दूसरी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और तीसरी चीज होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। 3 तरह की इसमें टर्मिनोलॉजी होती है। तो किस किस का क्या क्या मतलब होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है प्रोसीजर, जो भी हमारा ईसीजी का प्रोसीजर है, इम्पल्स रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर है, जो भी हम इम्पल्स हमारे हार्ट की इम्पल्स होती है उसको रिकॉर्ड जो करते हैं, वो सारा प्रोसीजर क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है दोस्तों। इट इज द प्रोसीजर, इट इज द प्रोसीजर, ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है रिकॉर्डेड बाय ऑल इम्पल्सेस ऑफ द हार्ट। जिस भी प्रोसेस के द्वारा हमारे हार्ट की इम्पल्सेस रिकॉर्ड की जाती है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं दूसरों दोस्तों। दूसरे टॉपिक की बात करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब होता है दोस्तों, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ईसीजी में, जो भी ईसीजी में इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो मशीन होती है हमारी जिसके अंदर हमारी ईसीजी की जो लाइनें हैं वो चलती है, जो दिखती है, जो रिकॉर्ड की जाती है इम्पल्स, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा और मशीन आ जाएगी टोटल। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट और मशीन
जो भी ईसीजी में इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मशीन होती है जिसके अंदर हमारी ईसीजी लाइनें चलती है, उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा इम्पल्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है दोस्तों? जो भी रेडियोग्राफर जो हमारा होता है ईसीजी का, वो जो ईसीजी करने के बाद में जो हमारे हाथ में एक ग्राफ सा देता है, ग्राफ सा पेपर देता है, उसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं दोस्तों। जो भी ईसीजी करवाने के बाद तुरंत जो भी वो ग्राफ टाइप का जो पर्चा निकलता है जिसमें ईसीजी मेंशन होती है, ईसीजी की लाइनें जो मेंशन होती है, वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है दोस्तों। तो ये होता है हमारा, इसको क्या बोल देंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या रजिस्ट्रेशन। ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन, ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करते हैं तो जो हमारा प्रोसीजर होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो मशीन होती है ईसीजी में यूज, जिसपे इम्पल्स चलती हुई दिखती है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और जो ईसीजी करवाने के बाद जो हमारे हाथ में जो ग्राफ दिया जाता है, रजिस्टर होती है जिसमें इम्पल्स हमारी, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। तो ये हो गई कुछ टर्मिनोलॉजी की बात। अब बात करते हैं हम ईसीजी में वेव की बात, कि ईसीजी में जो हमारी इस तरीके से हमको ये लाइनें दिखती है, क्या होती है, किस किस तरीके से ये अराइज होती है, किस किस कारण हमें ये लाइनें देखने को मिलती है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारी पहली वेव, ये हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इस तरीके का हमारा ग्राफ होता है ईसीजी का। इसमें हम एक लाइन देखेंगे, पहली लाइन, ये क्या होती है? हमारी लाइन पी। ठीक है, पहली जो हमारी इम्पल्स होती है वो होती है हमारी पी। सेकंड जो हमें इम्पल्स देखने को मिल रही है नीचे की साइड, ठीक है, ये नीचे की साइड जो हमें इम्पल्स देखने को मिल रही है, ये हमारी क्या है? क्यू। ये हमारी कौन सी वेव है? क्यू वेव है दोस्तों। और ये जो सबसे बड़ी जो है, ये हमारी आर वेव है। ठीक है, और ये जो नीचे की साइड आप देख रहे हो, ये हमारी है एस वेव। तो इसको टोटल बोलते हैं हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी आपको लाइन दिख रही है, इसको टोटल बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये हो गई हमारी पी वेव, ये हो गया हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये हो गई हमारी टी वेव। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हमारी पी क्यू आर एस टी, ये चार वेव देखने को हमें ईसीजी में मिलती है। ये किस किस तरीके से आती है, किस किस तरीके से रिकॉर्ड होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, ये था हमारा हार्ट। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा हार्ट। ये था हमारा हार्ट दोस्तों, है ना। इसमें इस साइड जो एक संरचना थी, वो था हमारा क्या था? एस ए नोड। ये क्या था दोस्तों? एस ए नोड। ये हमारा फर्स्ट पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है दोस्तों, जो कि इम्पल्स जनरेट किया जाता है। इसके द्वारा कितनी इम्पल्स जनरेट की जाती है? 60 टू 100 बीट पर मिनट। सबसे ज्यादा जो इम्पल्स जनरेट की जाती है वो हमारी एस ए नोड के द्वारा जनरेट की जाती है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर थी, उसको हमने क्या नाम दिया था? एवी नोड। सेकंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट, सेकंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट हमारा था एवी नोड। इसके द्वारा कितनी इम्पल्स जनरेट की जा रही थी? 40 टू 60 बीट पर मिनट। ठीक है दोस्तों, कितनी इम्पल्स जनरेट की जा रही थी? 40 टू 60 बीट पर मिनट। ये था हमारा सेकंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट। इसके बाद में यहाँ था हमारा वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है दोस्तों, ये क्या था हमारा? वेंट्रिकल सेप्टम। और उसके बाद में हमारे थे जो एवी वाल्व होते हैं, उनसे जो हमारे हार्ट की वाल्व होती है, इनसे क्या कनेक्ट होते हैं? पुरकिंजे फाइबर।
ठीक है दोस्तों, क्या कनेक्ट होते हैं, पुरकिंजे फाइबर, जिनके द्वारा कितनी कितनी इम्पल्स जनरेट की जा रही थी, जिनके द्वारा हमारे 10 से 30 बीट पर मिनट इम्पल्स जनरेट की जा रही थी। और ये हमारा क्या है, ये वेंट्रिकल सेप्टम में क्या होता है, बंडल ऑफ हिंज। ठीक है, तो ये था हमारा कंडक्टिव सिस्टम जो इम्पल्स जनरेट करता है। इसी के रिगार्डिंग पूरी ईसीजी रिलेटेड है, इससे पूरी टोटल ईसीजी की जो भी इम्पल्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो इसी सिस्टम के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। तो हमारे जो एसए नोड की बात हो गई, एवी नोड की बात हो गई, देखिएगा एसए नोड ने क्या किया, इम्पल्स जनरेट की 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, 60 to 100 बीट पर मिनट इसने इम्पल्स जनरेट की। तो और जनरेट करने के बाद में कहाँ भेजा, एसए नोड से एवी नोड ट्रेवल किया इम्पल्स। इम्पल्स हमारा एसए नोड से एवी नोड ट्रेवल किया। तो इम्पल्स जनरेट करने के बाद में दोनों वेंट्रिकल, दोनों एट्रियम में क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा दोस्तों। क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। हमारे एसए नोड ने इम्पल्स जनरेट किए और एट्रियम में क्या हो गया, डीपोलराइजेशन हो गया दोस्तों। डीपोलराइजेशन मतलब होता है सिस्टोल होना। डीपोलराइजेशन मतलब कि 60 से 100 बीट हमारे क्या हो गए, इम्पल्स जनरेट हो गए। और जनरेट होते हैं हमारे एट्रियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया दोस्तों। इम्पल्स आई और एट्रियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया। क्यों किया, क्योंकि क्या हो गया, एट्रियम डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है डीपोलराइजेशन में। पॉजिटिव चार्ज होता है डीपोलराइजेशन मतलब करंट जनरेट हुआ। करंट जनरेट होते ही एट्रियम ने क्या किया, सिस्टोल किया। और हमारे इम्पल्स कहाँ से कहाँ आ गए, एसए नोड से एवी नोड में ट्रांसफर हो गए दोस्तों। अब एवी नोड ने क्या किया, अब एट्रियम ने हमारा क्या किया था, डीपोलराइजेशन किया। क्या किया, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टोल। डीपोलराइजेशन से क्या होता है, सिस्टोल होता है। तो सिस्टोल हुआ, इलेक्ट्रिकल वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारी क्या हुई, जनरेट हुई। तो हमें कौन सी वेव मिली, पी वेव। तो पी वेव हमें कब मिली, जब एट्रियम ने हमारा क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया या डीपोलराइजेशन किया। तो पी वेव हमें मिली एट्रियम के डीपोलराइजेशन से। ठीक है दोस्तों, डीपोलराइजेशन से, एट्रियम के डीपोलराइजेशन से हमें कौन सी वेव मिलती है, पी वेव। जो भी हमारे हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर होते हैं एट्रियम, अगर हमारा एट्रियम डीपोलराइज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हमारे हम कौन सी वेव मिलेगी, पी वेव मिलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स की। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स हमें कैसे मिला, एवी नोड्स के पास में हमारे क्या आ गए, इम्पल्स आ गए। अब एवी नोड्स के इम्पल्स कितने, 40 से 60 बीट पर मिनट इसकी जनरेट करने की इम्पल्स पावर होती है। अब एवी नोड ने इम्पल्स जनरेट किए और कहाँ भेज दिए, बंडल ऑफ हिंज में भेज दिए। कहाँ भेज दिए दोस्तों, बंडल ऑफ हिंज में भेज दिए। तो बंडल ऑफ हिंज में आते ही क्या करने लग जाता है, हमारा वेंट्रिकल डीपोलराइज करने लग जाता है। पहले एट्रियम ने डीपोलराइज किया, अब इम्पल्स कहाँ आ गए, सेप्टम में आ गए। सेप्टम से कौन जुड़े हुए हैं, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल सेप्टम में इम्पल्स आते ही हमारा वेंट्रिकल क्या करने लग जाएगा, डीपोलराइज करने लग जाएगा, मतलब सिस्टोल करने लग जाएगा। तो डीपोलराइज करते ही अब इम्पल्स कहाँ आ गए, वेंट्रिकल्स में आ गए। और वेंट्रिकल ने क्या किया, डीपोलराइज कर दिया। क्योंकि वेंट्रिकल्स की साइज हमारी बड़ी होती है, लार्ज होती है, तो हमें इम्पल्स भी ज्यादा ट्रेवल करने को देखने को मिलेगा दोस्तों। ज्यादा ट्रेवल करेंगे तो हमारी जो आर वेव है, जो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है, वो बड़ा दिखाई देने को मिलेगा हमें। तो देख रहे हो आप, पी वेव छोटी है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हमें बड़ा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स में ज्यादा साइज होती है, ज्यादा लार्ज होते हैं वेंट्रिकल। तो इम्पल्स जो जनरेट होते हैं, जो इम्पल्स ट्रेवलिंग होती है, वो ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्यू आर एस वेव या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं कि टी वेव कैसे आई। तो टी वेव आई है हमारे वेंट्रिकल अब डीपोलराइज हो गए, एट्रियम डीपोलराइज हो गया, वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गया दोस्तों। अब क्या होगा, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होगा। रिपोलराइजेशन का मतलब है डायस्टोल होना। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन हो गया। वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन मतलब कि वेंट्रिकल अब इम्पल्स क्या हो गए, कम हो गए, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ गए। क्या हो गया, इम्पल्स हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ गए। तो हमारा क्या हो गया, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन हो गया। अब हमारा वेंट्रिकल क्या है, रिपोलराइज्ड है।
तो इसका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, रिपोलराइजेशन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो इम्पल्स होते हैं, वो कौन शो करता है? हमारी पी वेव शो करती है दोस्तों। अब कुछ साथी सोच रहे होंगे कि एट्रियम सिस्टोल हो गया, एट्रियम डिपोलराइजेशन हो गया, ठीक है, हमारी पी वेव आ गई। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो गया, हमारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया। वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन हो गया, हमारी टी वेव आ गई। लेकिन एट्रियम भी तो रिपोलराइजेशन होना चाहिए। एट्रियम की वेव कहाँ है? एट्रियम रिपोलराइजेशन की वेव कहाँ है? ये हमें देखने को क्यों नहीं मिलती है? तो दोस्तों ये वेव हमें देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि जिस समय हमारे एट्रियम क्या हो रहे होते हैं? रिपोलराइज हो रहे होते हैं या डायस्टोल हो रहे होते हैं, उस समय हमारा क्या हो रहा होता है? वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो रहा होता है। जिस समय हमारा एट्रियम रिपोलराइजेशन हो रहा होता है, उस समय हमारे वेंट्रिकल क्या हो रहे होते हैं? डिपोलराइजेशन हो रहे होते हैं। अब वही बात, वेंट्रिकल की साइज क्या है? बड़ी है, इम्पल्स इसमें ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारे इन इम्पल्स के आगे जो एट्रियम के इम्पल्स है वो सुनाई नहीं देते हैं या फिर मशीन के द्वारा रिकॉर्ड नहीं किए जा पाते हैं। इसी कारण हमें एट्रियम रिपोलराइजेशन की कोई वेव दिखाई नहीं देती है दोस्तों। आया आपको समझ में? इसी वजह से हमें एट्रियम रिपोलराइजेशन की कोई वेव दिखाई नहीं देती है। हमें दिखाई देती है एट्रियम डिपोलराइजेशन की पी वेव और वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की टी वेव दिखाई देती है दोस्तों। आया आपको समझ में? ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे इम्पल्स जनरेट होते हैं। ऐसे नोड से हेवी नोड में जाएगा, एट्रियम डिपोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर वेंट्रिकल्स में आ जाएंगे इम्पल्स, क्या हो जाएगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो जाएगा, फिर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होगा तो हमें क्या मिल जाएगी? टी वेव मिल जाएगी दोस्तों। इस तरीके से हमारे इम्पल्स ट्रेवल करते हैं हमारे हार्ट में। इसके बाद में हम चर्चा करें, ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें, एक बार हम इसे लिख लेते हैं कि हमें आपके नोट्स के लिए पी वेव के बारे में। पी वेव हमें किस बारे में बताती है? पी वेव हमें बताती है एट्रियम डिपोलराइजेशन के बारे में। डिपोलराइजेशन आपको समझ में आ गया? डिपोलराइजेशन होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, इम्पल्स जनरेट होंगे तो हमारा क्या होगा? सिस्टोल होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? सिस्टोल होगा। सिस्टोल आपको पता ही है, सिस्टोल में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन होता है। ठीक है, ये हो गई हमारे पी वेव की बात। अब बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें क्यों देखने को मिलता है? हमें वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल क्या होते हैं? सिस्टोल होते हैं। ठीक है, अब बात करें टी वेव की। टी वेव के बारे में हमने क्या बताया अभी? टी वेव किसकी वजह से मिलता है हमें? वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है दोस्तों, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की वजह से हमें कौन सी वेव देखने को मिलती है? टी वेव। और हमें एट्रियम रिपोलराइजेशन क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि उस समय हमारा वेंट्रिकल क्या हो रहा होता है? डिपोलराइजेशन होता है, इसकी इम्पल्स पावर ज्यादा होती है, इसका करंट ज्यादा होता है, इसकी वजह से हमें एट्रियम का रिपोलराइजेशन मशीन में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और हमें एट्रियम डिपोलराइजेशन सुनाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे वेव्स की बात। इसमें हमारे एक वेव और होती है, एक होती है यू वेव। यू वेव हमें कुछ कुछ कंडीशन में दिखाई देती है और कभी कभी कुछ कुछ कंडीशन में हमें दिखाई नहीं देती है। वी वेव किसी यू वेव हमारी होती है जो टी वेव के पास में होती है। अगर टी वेव हमारी डिप्रेस हो जाती है किसी भी, जैसे कैलेमिया जो कंडीशन होती है, हाइपर कैलेमिया या हाइपोकैलेमिया, उनमें हमें यू वेव दिखाई देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है, टी वेव हमारी क्या हो जाएगी? ये वेव हमारी सप्रेस हो जाएगी दोनों, और एक हमें एक वेव एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी छोटी सी, उसको हम बोलते हैं यू वेव। ये हमें क्यों देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है पेपिलरी मसल्स के डिपोलराइजेशन की वजह से।
डीपोलराइजेशन ऑफ पेपिलरी मसल्स। हार्ट की जो मसल्स होती है ना, जो हार्ट की जो मसल होती है, जिसमें हमारे हार्ट की जो दीवारें होती है वो एविवाल से कनेक्ट होती है, इस तरीके से छोटी छोटी झिल्ली टाइप की एक मसल्स होती है, उसको हम, उसकी वजह से हमारा कौन सा करंट, यू कौन सी वेव देखने को मिलती है, यू वेव देखने को मिलती है। तो डीपोलराइजेशन ऑफ पेपिलरी मसल्स। ठीक है दोस्तों, तो चार तरह की वेव हमें देखने को मिलती है हमारी ईसीजी में। इसके बाद में हम बात करते हैं, वेव के बाद में हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि किस किस वेव में कितना कितना ड्यूरेशन लगता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ईसीजी। ड्यूरेशन ऑफ ईसीजी की हम बात करें तो इसमें हमारे, पहले हम बात करते हैं पी वेव के बारे में। पहले हम बात करते हैं कि टोटल ड्यूरेशन कितना होता है। देखो, ईसीजी में इस तरीके से कुछ बॉक्स होते हैं, जो ग्राफ होता है हमारा, इस तरीके से एक बड़ा ग्राफ होता है, जो बड़ी डार्क लाइन होती है। ठीक है दोस्तों, उसमें हमें 5 छोटे स्मॉल बॉक्स पाए जाते हैं। एक बड़े लार्ज बॉक्स में 5 छोटे स्मॉल बॉक्स पाए जाते हैं। इस तरीके से 5 छोटे स्मॉल बॉक्स पाए जाते हैं। तो लार्ज बॉक्स में जो समय लगता है इम्पल्स ट्रेवलिंग करने में, वो लगता है हमारा 0.2 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो लार्ज बॉक्स होते हैं उसमें इम्पल्स ट्रेवल करने में कितना समय लगता है, 0.2 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, है ना। ये हो गया हमारे लार्ज बॉक्स का टाइम। लार्ज बॉक्स का जो ड्यूरेशन होता है 0.2 सेकंड का होता है दोस्तों। और इसके अंदर जो ये स्मॉल बॉक्स पाए जाते हैं, इसमें भी कुछ लाइनें होती है। इन स्मॉल बॉक्स का टाइम कितना होता है दोस्तों, इन स्मॉल बॉक्स का टाइम होता है 0.04 सेकेंड। ठीक है दोस्तों।